हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। सबने डीमेट अकाउंट खोला कि नहीं? मार्केट क्रैश करवा दी। अच्छा, फटाफट जरा मैं चाहता हूं कि ज्ञान में वृद्धि हो सके। अगर आज आपसे कोई पूछे कि मार्केट क्रैश क्यों हुई है, आज मार्केट इतनी नीचे क्यों है, फटाफट रीजन बताइए, 3 रीजन बताइए। जापान की वजह से। जापान में क्या हुआ है? बहुत बढ़िया हिमांशु जिंदल, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। 3 रीजन है। पहला, जापान की मार्केट में अचानक से बहुत बड़ा क्रैश आ गया जापान में। तो अब उसके लिए एक मीटिंग हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे कि इतना बड़ा क्रैश कैसे आया है। जापान एंटिसिपेट कर रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला, गड़बड़, मतलब इतना बड़ा क्रैश क्यों आया है। पहला रीजन जापान में। दूसरा, यूएस में रिसेशन की आहट आ गई है। यूनाइटेड स्टेट में रिसेशन लग रहा है, उनका जो डेटा आ रहा है वो सही डेटा नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन जो है वो है ईरान और इसराइल में जो वॉर होने की पॉसिबिलिटी है, जो कि यूएस ने आज सुबह नोटिस जारी किया है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर वॉर हो सकता है और बड़े लेवल की वॉर होगी इस बार, जिसमें इसराइल के ऊपर शायद 2-3 जगह से अटैक किया जाएगा, इंक्लूडिंग लेबनान और इराक, सीरिया, यहां से। तो ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से एकदम स्टॉक मार्केट आज ठप हो गई है। बट स्टॉक मार्केट का एक नियम हमेशा जिंदगी में बना के रखना, ये उसूल बना के रखना, जब भी शेयर मार्केट में डील करो हमेशा 10% अपने पोर्टफोलियो का हमेशा अपने पास सलामत रखो। अपने पोर्टफोलियो का 10% हमेशा अलग करके रखो। क्यों? क्योंकि वो आपको मदद करेगा ऐसे क्रैश में एंट्री करने के लिए। जब भी ऐसा क्रैश हो एंट्री कर जाओ। ठीक है ना? तो ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है जो कि साल में कभी एक बार आती है। तो ये वो मौका है जो केवल साल में एक बार आता है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून अमृत सर, गुड आफ्टरनून। चले, अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। हालांकि आप फाउंडेशन लेवल से भी पढ़ के आए हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड बट आज हम करेंगे। अभी और गिर सकता है, यस अभी वॉर शुरू कहाँ हुआ, अभी कल तक अटैक होगा, अभी 1-2 दिन तक गिरने की संभावना है। अगले 2 दिन मार्केट के लिए खतरनाक है, 2 दिन बाद फिर रिकवरी शुरू होगी। चलिए, तो हमने देखा था पिछली क्लास में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, और आज हम देखेंगे अगली डेफिनेशन पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। मैंने आप लोगों को डीमेट अकाउंट भी खोलने को कहा था, जिन्होंने खोले अच्छी बात है, नहीं खोले कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात, मुझे अब आप 3:15 मुझे याद दिलाना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन हो जाने के बाद फिर मैं आपको डीमेट पे शेयर खरीदने सिखवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं आज के डेफिनेशन पर। अच्छा, आपका जो बैच हम शुरू कर रहे हैं, जो फॉर्मल बैच शुरू होगा वो होगा 12 अगस्त से। तो अभी आपके जो भी दोस्त हों, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड्स हो, सबको बोल दीजिएगा 12 अगस्त से फॉर्मल बैच शुरू हो जाएगा, जिसमें मंडे टू फ्राइडे तक रेगुलर क्लास रहेगी। शुरू कर दें? अरे बोलो ना हाँ। गूगल ड्राइव का लिंक आज से ही आना शुरू हो जाएगा। कितनी डेफिनेशन हो गई थी? 2। तीसरी डेफिनेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा, बोर्ड तो दिखा दो, ये तो सही डिमांड किया आपने। ओहो, वैलिड डिमांड, वैलिड डिमांड। हाँ जी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी
हर्ष आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप ये बैच के भी ले सकते हैं, लेटेस्ट के और पिछले बैच के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। हाँ जी, कौन सा चैप्टर चल रहा है? बेसिक चल रहा है बेटा, बेसिक्स। फॉर्मल चैप्टर जो शुरू होगा वो 12 अगस्त से शुरू होगा, मंडे से। 11 है या 12 है, जो भी तारीख है, मंडे नेक्स्ट मंडे। चलिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है, शुरू कर दूं? अरे बोलो ना। हाँ, हाँ, ये रेगुलर रजिस्टर में नोट करना है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, मेरे साथ लिखना शुरू कीजिएगा। अ पब्लिक कंपनी इज वन which is not a प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वाह 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 वाह। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अच्छा जी। इट आल्सो इंक्लूड्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी comma which is subsidiary of public company। नोट नंबर 1, ठीक है। एक नोट वैसे ही लिखिएगा यहां पर, या नोट हटा दो, वैसे लिखो इसे। A private limited company which is subsidiary of public company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act, even where such a subsidiary company can continue to be a private limited company by its article। नोट नंबर 2 लिखने के बाद दीजिएगा डन का मैसेज, फिर इसे समझना शुरू करते हैं। लिखने के बाद डन का मैसेज दीजिए। अरे बोलो ना। हाँ, कर दो शुरू। चले, तो पब्लिक कंपनी क्या होती है? पहली लाइन एकदम पढ़ के एकदम ऐसे लग रहा होगा वाह 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 वाह, मजे आ गए। क्या पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी इज वन विच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है वो पब्लिक लिमिटेड है। मतलब काश ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड में लिख देता कि जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है, पब्लिक में लिखा हो तो जब प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। जिंदगी सुकून से थी मेरी, एकदम एकदम सुकून से हो जाती। घर कहां है? नदी के पास। नदी कहां है? घर के पास। दोनों कहां है? आसपास। किस्सा ही खत्म। प्राइवेट क्या है? जो पब्लिक नहीं है। पब्लिक क्या है? जो प्राइवेट नहीं है। बात खत्म। बट फिलहाल पब्लिक क्या है? जो प्राइवेट नहीं है। ठीक है,
अगली बात कहता है मगर इसमें वो आएगी, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही मानी जाएगी जो कि सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की। अब सब्सिडरी क्या होता है मैंने तो पढ़ाया नहीं, मगर मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं फाउंडेशन की मैडम ने आपको पढ़ा के जरूर भेजा है कि होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है। मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक, बट क्या फाउंडेशन की मैडम ने पढ़ा के भेजा है? अरे बोलो ना हाँ, नहीं तो मुझे बता देना, हम सब मिलके घर पे चलेंगे मैडम के और कहेंगे हमें रिफंड दो। अच्छा फाउंडेशन में मैंने ही पढ़ाया था। ओ जो मुझसे नहीं पढ़े हुए वो बताना मैडमों ने पढ़ाया कि नहीं तुम्हारी। चलिए नोट नंबर 1 क्या कहता है। नोट नंबर 1 हालांकि ये लाइन कोई नई नहीं है, ये आपने फाउंडेशन लेवल पे भी सीखी थी, बट मैंने कहा ना अब इन डेप्थनेस, अब गहराई तक डुबकियां लगा लगा के सीखोगे। ओके, अब एक जमाना था, एक कंपनी थी XY लिमिटेड। कंपनी ने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल रेस की 10 करोड़ रुपए की। कहां से? पब्लिक से। ठीक है जी। अब हुआ क्या, हमारे देश में ना कंपनी लॉ में टोटल सेक्शन कितने हैं? 470। अगर इन 470 सेक्शंस की बात करूं तो इसमें से पब्लिक कंपनी पे कितने अप्लाई होते हैं? 100%, यानी कि पूरे के पूरे ऑल। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे कितने अप्लाई होते हैं? बाकी सबको आवाज ठीक आ रही है सौरभ जैन जी, आपके वहीं प्रॉब्लम है, रिफ्रेश करो। अप्रोक्सीमेट 150 सेक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे अप्लाई होते हैं। तो यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ना बहुत सारी एग्जम्पशंस दी गई हैं लॉ मेकर ने, बहुत जगह पर, जगह जगह पर कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे अप्लाई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब बहुत सारी एग्जम्पशन उन्हें मिली हुई हैं। इन्हीं एग्जम्पशंस में से एक एग्जम्पशन है जिसकी मैं अब चर्चा करना चाहता हूं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर 470 सेक्शन अप्लाई होते हैं। एक्चुअल में हर सेक्शन एक तरीके के ना कानून लाता है। कानून का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है। जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि वहां पब्लिक का पैसा आता है, तो इसलिए लॉ मेकर ने इसके ऊपर सारे सेक्शन अप्लाई कर दिए। क्यों? क्योंकि लॉ मेकर ये चाहता था कि भाई पब्लिक से पैसा रेज करोगे तो उस पब्लिक को गलत जगह, उस पैसे को गलत जगह यूज न करने लग जाए कंपनी, इसलिए इतनी रेस्ट्रिक्शन लगाई कि पूरे के पूरे सारे सेक्शन इफेक्टिव कर दिए। ठीक है ना। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पब्लिक का पैसा लगता नहीं है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए उसे एग्जम्पशन दे दी गई, जम के एग्जम्पशन दी गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। अब हुआ क्या, XY लिमिटेड जिसके प्रमोटर्स थे चंदू और मोंटू, ये दोनों चाहते थे कि इन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोली है और पब्लिक से पैसा रेज किया है। अब पब्लिक से 10 करोड़ रेज करने के बाद, 10 करोड़ इश्यू करने के बाद पब्लिक को ये चाहते थे कि ये पैसे को गलत काम में लगा दें। बट क्या ये लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। अच्छा क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि 470 पहरेदार पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इस पैसे की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। तो ये दोनों बड़े परेशान कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। भाई लगाना था, क्योंकि अंदर वो कहते हैं ना कीड़ा नहीं सांप था इनके, जो कह रहा था लगाना है, गलत काम में लगाना है, कुछ तो करो, लगाना है, गलत काम में लगाना है। ओहो, तो क्या किया जाए? दिमाग में ट्रिक आई। वो दिमाग में क्या ट्रिक आया, इन्होंने कहा एक सब्सिडरी खोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इन ABC प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा सब्सिडरी का मतलब होता है कि ये जो मेन कंपनी है इसकी औलाद, सब्सिडरी। तो बाप का नाम क्या होता है? होल्डिंग। तो ये अपनी सब्सिडरी कंपनी खोली, मतलब इस कंपनी की औलाद खोली इन्होंने, और सारा पैसा इस 10 करोड़ इस औलाद को ट्रांसफर कर दिया। अच्छा एक बात सुनो, जब बच्चे को जरूरत हो तो सबसे पहले पैसा मांगने किसके पास जाता है? वो जब भी बच्चे को जरूरत हो सबसे पहले पैसा किसके पास मांगने जाता है? मम्मी के पास या पापा के पास?
तो सिमिलरली बच्चा भी सबसे पहले पैसा किसके मांगेगा? पापा से ही, ठीक है ना। लॉ मेकर ने 470 सेक्शन में हर जगह रेस्ट्रिक्शन तो लगाई, बट कहीं भी ये रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि होल्डिंग अपनी सब्सिडरी को पैसा नहीं दे सकती। पैसा देने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, होल्डिंग सब्सिडरी को पैसा दे सकती है। वो दे भी दिया, क्योंकि बेटे को बाप नहीं देगा तो कौन देगा, तो इसलिए बाप ने दिया, फर्ज निभाया, बिल्कुल ठीक किया। अब ये पैसा आ चुका है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में, यानी कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, जहां मर्जी जैसे मर्जी इस पैसे को यूज करो। ये सारा पैसा कहां से आया? फ्रॉम XY लिमिटेड, 10 करोड़। तो अब ये इस पैसे को जहां मर्जी जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, जैसे मर्जी जहां मर्जी यूज कर सकते हैं। बोलो हां या ना? यस। तो ट्रिक समझ आई? पहले पैसा पब्लिक से रेज करो, पब्लिक से पैसा रेज करने के बाद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलो अपनी सब्सिडरी, उस सब्सिडरी में सारा पैसा पहुंचा दो, और उस सब्सिडरी से फिर उस पैसे को जहां जितने मर्जी गलत कामों में यूज करना चाहते हो सब करो। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर बहुत सारे सेक्शन अप्लाई होते नहीं, तो लॉ तुम्हारे ऊपर लगेगा नहीं। ट्रिक समझ आई कि नहीं? ट्रिक समझ आ गई? ये ट्रिक काफी टाइम तक चलती रही, तब जाके लॉ मेकर को समझ आई कि ओहो, ये खुले में ये खेल चल रहा है। शिव 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 शिव। अब क्या किया जाए? अब लॉ मेकर्स ने क्या कहा, क्योंकि भाई होल्डिंग तो सब्सिडरी को पैसा देगी देगी, हम उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, बट लॉ मेकर ने एक चीज लिख दी। वो क्या? कि आज के बाद एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि आप सब्सिडरी हो किसकी? किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो हम आपको भी क्या मान लेंगे? बोलो, डीम्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लिखो जी, लिखो फटाफट। समझ आया? मान लेंगे मतलब डीम्ड। भाई डन का मैसेज मिल जाएगा? क्लियर है? चलिए, अब मुझे एक बात बताना, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताना। इसे जब इनकॉर्पोरेट किया गया या फिर रजिस्टर्ड किया गया तो किस रूप में हुई रही है रजिस्टर्ड? और मैं इसे मान क्या रहा हूं? बोलो जी। क्या मैं कह सकता हूं जब ये रजिस्टर्ड हुई है तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हुई है? और मैं इसे मान क्या रहा हूं? तो मैं कह सकता हूं मैं इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी मान रहा हूं। यानी कि रजिस्टर्ड हुई है प्राइवेट कंपनी के रूप में, मगर मान इसे मैं पब्लिक लिमिटेड रहा हूं। तो मेरा अगला सवाल जो बहुत जरूरी है वो ये है कि बताइए कि अब इसके ऊपर कंपनी लॉ कैसे अप्लाई होगा, प्राइवेट के रूप में या पब्लिक के रूप में? लिख भी लो और मेरे सवाल का जवाब भी दो। इसके ऊपर कंपनी लॉ कैसे अप्लाई होना चाहिए, प्राइवेट के रूप में या पब्लिक के रूप में? बताओ जी। पब्लिक के रूप में। पब्लिक, ओके। लगभग सारे आंसर आ रहे हैं पब्लिक के रूप में। ओके ओके ओके। यहां से हमारे नोट नंबर 2 की शुरुआत होती है। नोट नंबर 2 में हम इसका जवाब ढूंढेंगे। नोट नंबर 2 फॉर ABC प्राइवेट लिमिटेड डिस्कस द फॉलोइंग। अब आपने इन बातों का जवाब देना है, ठीक है? पहली बात,
मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे। दूसरी बात, इफ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तीसरी बात, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक। बोलो जी बोलो। बोलने से पहले मैं समझा देता हूं, पहले यहां तक लिख लो। पहले यहां तक लिखने के बाद मुझे डन का मैसेज दे दो एक बार बस। यहां तक लिखने के बाद बस मुझे पहले डन का मैसेज दे दीजिए। ठीक है, लिख लिया। अब पहले जो लिखा है ना, एक बार उसको गो थ्रू करते हैं। ये क्या लिखा है जरा गो थ्रू कीजिएगा, वर्डिंग्स पढ़िएगा। कहता है पब्लिक कंपनी इज वन विच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये तो हो गई बात क्लियर कि पब्लिक कंपनी क्या है, जो प्राइवेट नहीं है। अगली बात कहता है इसमें वो प्राइवेट कंपनी भी इंक्लूड होती है जो कि सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की। ये लाइन भी क्लियर है मुझे। इसमें वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी इंक्लूड होती है जो कि सब्सिडरी है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। ये लाइन भी क्लियर है। अरे बोलो ना हाँ। यहां लगता है, जानते हो यहां लगता है क्योंकि तुम हां नहीं बोलते। चलिए तीसरी चीज, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, उसे माना जाएगा पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। उसे पब्लिक कंपनी माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इवन दो ये सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट कंपनी ही रहेगी अपने आर्टिकल के द्वारा। ओ, इस लाइन का मतलब यह है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 3 रेस्ट्रिक्शन होती है ना, वो तो इसके ऊपर भी अप्लाई होंगी। बट उन 3 रेस्ट्रिक्शन के अलावा बाकी पूरे कंपनी लॉ के लिए इसे मैं पब्लिक कंपनी मान के चलूंगा। समझ आया? फिर बोलो ना हां। तो बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, क्या आर्टिकल में कितनी रेस्ट्रिक्शन होती है प्राइवेट कंपनी के? 3। पहली रेस्ट्रिक्शन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे रेस्ट्रिक्शन होती है। हां, तो क्या यहां पर भी रहेगी? यस। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 200, तो इसके भी 200 रहेंगे। तीसरा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती आम जनता को, तो क्या यह कर सकती है इशू? नो, प्रोहिबिटेड। तो यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि ये 3 रेस्ट्रिक्शंस तो लगातार लगेंगी इस पे? बोलो ना हां। ये 3 रेस्ट्रिक्शन तो रहेंगी क्योंकि ये 3 रेस्ट्रिक्शन वो हैं जो आर्टिकल में दी गई हैं। उन 3 रेस्ट्रिक्शन को छोड़कर बाकी पूरे कंपनी लॉ के लिए इसे मैं पब्लिक कंपनी मान के चलूंगा। बताओ जी, कोई दिक्कत? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए अभी डब्बा कंटिन्यू करना प्लीज। हाँ जी, क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग for X Limited, that is a public limited company। X Limited एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आपको उसके लिए कुछ बताना है। क्या क्या बताना है? पहला, इट कैन इशू कैपिटल फ्रॉम पब्लिक ओनली। आपको बताना सही कहां है या नहीं, 2 लाइनें छोड़ के लिखना। It can be an unlisted company as well।
तीसरा, नॉट कंपल्सरी टू इशू प्रोस्पेक्टस। इन तीनों सवालों के जवाब देने हैं जिन्होंने पिछली क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है। जब मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन कराई थी तो ये सवालों का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। जिन्होंने नहीं की पहले वो क्लास जरूर करें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जहां डेफिनेशन कराई थी। शुरू करूं या अपने फाउंडेशन के ज्ञान को यूज करें अगर वो पिछली क्लास नहीं की तो? चलिए, पहली बात, इट कैन इश्यू द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक ओनली, मतलब केवल पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है या फिर पब्लिक के अलावा भी रेज कर सकती है? पब्लिक के अलावा भी रेज कर सकती है। कहां से? नॉट नेसेसरी। क्या मैं कह सकता हूं पब्लिक के अलावा? एज इट कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट आल्सो। याद आया? क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनियां? यस। तो क्या ये पॉसिबल है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का CIN नंबर यू से शुरू हो? पब्लिक लिमिटेड कंपनी का CIN नंबर यू से शुरू हो सकता है? यस, देखा था हमने पिछली क्लास में। अगली बात, इट कैन बी एन अनलिस्टेड कंपनी एज वेल। बिल्कुल, यस, इफ दे रेज कैपिटल थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर ये प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगी, पब्लिक ऑफरिंग नहीं, तो ये अनलिस्टेड है। क्या मैं कह सकता हूं कि इनके लिए मैंडेटरी नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करना? क्या प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी है? नहीं। प्रोस्पेक्टस तब इशू होता है ओनली इफ पब्लिक ऑफरिंग। Thus, no prospectus if private placement। बताओ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है एकदम? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ना कोई हाँ देता है ना देता है। चलिए, अब हम आते हैं अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ, जिसका नाम है स्मॉल कंपनी। फोर्थ डेफिनेशन नाम है जिसका स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी। अच्छा, ओहो, वेट करना है। ओहो, लिखो 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 भाई, लिखो। चलिए, हटा दो। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 ब्रैकेट में 85, सेक्शन 2 ब्रैकेट में 85, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 85। स्मॉल कंपनी क्या होती है? क्या होती है ये तो अभी समझ आ जाएगा, बट ये बनाई क्यों गई पहले ये समझना जरूरी है कि स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया। पब्लिक का भी बता दो, मतलब हिमांशु वेरी क्लियर नहीं है। पब्लिक कंपनी का क्या? अच्छा, पब्लिक कंपनी का सेक्शन नहीं बताया क्या मैंने?
सेक्शन 2 क्लॉज में 71। लो जी, सेक्शन 2 क्लॉज 71, स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85। अब सवाल उठा स्मॉल कंपनी क्या होती है। चलिए पहले हम देख रहे हैं बनाई क्यों जाती है, रीजन क्या है बनाने का। देखो जी, मैंने कहा जी कंपनी में, पूरे कंपनी लॉ में टोटल मिला के कितने सेक्शन है? 470। अब कंपनी को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हम ये भी जानते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे सारे सेक्शन अप्लाई होते हैं, प्राइवेट कंपनियों पे अप्रोक्सीमेटली 150 सेक्शन अप्लाई होते हैं। यहां तक लिख लीजिए। अब हुआ क्या, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इतनी एग्जम्पशन मिली, बट बावजूद इसके लोग खुश नहीं थे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां लोग कम बनाने लगे। उन्होंने कहा यार बहुत, मतलब हम छोटी सी कंपनी है, उसके लिए भी 150 सेक्शन हमारे लिए लगा दिए हैं, ये गलत है, गलत है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा अच्छा, मतलब तुम्हें और एग्जम्पशन चाहिए, चलो फिर एक काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम अब प्राइवेट कंपनी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होंगी स्मॉल कंपनी और दूसरी होंगी अदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक स्मॉल कंपनी, और डिसाइड किया गया कि अब हम स्मॉल कंपनी को और एग्जम्पशन देंगे। तो यानी कि स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट क्यों डाला गया? तो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड मोर एग्जम्पशंस टू दीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। लो जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा और एग्जम्पशन इन्हें दी जा सके। यहां तक लिखने के बाद डन का मैसेज दीजिएगा। लिख लिया? चलिए अब सुनेगा। तो अब अगर मैं कहूं कि आज के डेट में स्मॉल कंपनी क्या होती है, तो मैं कह सकता हूं स्मॉल कंपनी वो है जो कि 3 शर्तों को पूरा करती है। पहली शर्त, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, ये तो अटूट सत्य है। प्लस दूसरी शर्त, इसकी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी हो सकती है? 4 करोड़ रुपए तक। कितनी? 4 करोड़। प्लस इसकी मैक्सिमम टर्नओवर कितनी हो सकती है? 40 करोड़ रुपए तक। कितनी? 40 करोड़ रुपए तक हो सकती है मैक्सिमम टर्नओवर। बताओ जी, कोई भी दिक्कत? क्लियर है? चलिए, किसी भी कंपनी का तक प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू होगा ना? यस अमित बनवाल जी, हाँ जी।
हाँ जी, नहीं लिखा पूरा। अरे गार्गी जल्दी करो, पूरा भारतवर्ष आपका वेट कर रहा है कि जल्दी आए गार्गी और हम आगे बढ़े। बढ़े आगे। तो लिखना शुरू कीजिएगा। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी other than पब्लिक कंपनी। यानी कि अदर देन पब्लिक कंपनी होगी, मतलब पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, यानी कि प्राइवेट होगी। पहला, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड ₹4 crore or such higher amount as prescribed, which shall not be more than ₹10 crore। लगभग एक ऐसा बॉक्स बना देना 3 लाइन का, 3 लाइन का डब्बा बना देना, 3 लाइनों का, ठीक है। सेकंड, एंड टर्नओवर ऑफ विच as per profit and loss account of immediate preceding financial year does not exceed ₹40 crore or such higher amount as prescribed, which shall not be more than ₹100 crore। लिख लो जी, पहले लिख लो यहां तक। लिख लिया? चलिए, कहता है जी स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन द पब्लिक कंपनी। अदर देन पब्लिक कंपनी का मतलब ये पक्की बात है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। चलिए, क्योंकि अदर देन पब्लिक कंपनी होगी मतलब प्राइवेट। अच्छा, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 4 करोड़, मतलब जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा ना हो, या फिर सच हायर अमाउंट एज प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़, जो कि 10 करोड़ से ज्यादा ना हो। हे भगवान, हे मां माता जी,
क्या है भाई साहब? मुझे एक बात बताओ, पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? 4 करोड़ या 10 करोड़? यहां तो दो दो फिगर्स लिख रखी है। अगर आप कहते हो 4 करोड़ तो फिर 10 करोड़ क्या है? मजाक है वो? 10 करोड़ क्या है? चलिए अब समझते हैं। देखो जी, सवाल उठा कि जब स्मॉल कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट दी हुई है 4 करोड़, तो फिर सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़, ये 10 करोड़ तक क्यों लेके गए हैं? फिर रीजन समझो जी। रीजन ये है कि आज के 4 करोड़ क्या आज के 10 साल बाद भी 4 करोड़ ही रहेंगे? क्या इन्फ्लेशन के कारण कीमत नहीं होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। तो मतलब आज जो 4 करोड़ है, फ्यूचर में उसकी पता नहीं वैल्यू हो या ना हो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, 1970 में जब मेरे दादाजी कमाया करते थे 70 रुपए, तो भाई साहब 70 रुपए के अंदर पूरा परिवार चलता था। और पहले परिवार का मतलब होता था होलसेल में फैमिली। भाई साहब दर्जन 1.5 दर्जन के हिसाब से तो लोगों के बच्चे हुआ करते थे। ये उस जमाने की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो 70 रुपए में दादाजी पूरा परिवार चला लेते थे, उसके बाद भी सेविंग होती थी। अब यहां पर आज की डेट में देख लो, अभी मैं क्लास लेके घर जाऊंगा, दोनों छोटे पोपली दरवाजे पे खड़े होंगे, कहेंगे पापा 100 रुपए दो। अब जब तक मैं इन दोनों छोटे पोपलियों को 100 रुपए नहीं दूंगा, इनके मुंह से दूसरी बार पापा नहीं निकलता। अरे कमाल हो गया, कहां से कहां समय पहुंच गया। 70 रुपए में खानदान पूरा पल जाता था महीने का, और उसके बाद सेविंग हो जाती थी। आज 100 रुपए में दो छोटे पोपली एक दिन के नहीं पल पा रहे। क्या ये गलत नहीं है? हाँ जी, बट रुपए की कीमत उतनी ज्यादा अब तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखो ना कहां से कहां पहुंच गए हम। तो फिर लॉ मेकर ने भी कहा कि आज जो लिमिट है 4 करोड़, उसको मैं 10 साल बाद 4 करोड़ थोड़ा ना कहूंगा, शायद उस वक्त इंटर लॉ की फीस ही 4 करोड़ रुपए हो। क्यों मानते हो या ज्यादा फेंक दी मैंने? तो इसलिए लॉ मेकर ने कहा कि ये 4 करोड़ की लिमिट को फ्यूचर में बढ़ाना पड़ सकता है। बट कौन बढ़ाएगा? लॉ ने कहा कि सच हायर अमाउंट एज प्रेस्क्राइब्ड। अब जहां पर भी लॉ में लिखा हो प्रेस्क्राइब्ड, तो इसका मतलब है कि वहां पर रूल्स बन सकते हैं। कौन बनाएगा रूल्स? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस लिमिट को बढ़ाकर 4 करोड़ से बढ़ाकर 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 कुछ भी कर सकती है। कहां तक कर सकती है? 10 करोड़ तक। परंतु 10 करोड़ से ऊपर भी अगर ले जाना हो तो फिर किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट केवल 10 करोड़ तक इसे इंक्रीज कर सकती है फ्यूचर में, मगर 10 करोड़ से ऊपर पार्लियामेंट के पास पावर है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो आज की डेट की लिमिट कितनी है? 4 करोड़ रुपए। ठीक है, तो लिखिएगा सीजी में इंक्रीज दिस लिमिट ऑफ ₹4 करोड़ टिल 10 करोड़। अच्छा, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई भी चीज प्रिस्क्राइब करती है तो वो कैसे करती है? फॉर इंक्रीज बियॉन्ड 10 करोड़ पार्लियामेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। मेरा सवाल सुनना, पहले यहां तक लिख लो, पहले यहां तक लिख लो। जब भी सीजी को किसी चीज को इंक्रीज, सीजी मतलब समझे ना सेंट्रल गवर्नमेंट, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी लिमिट को इंक्रीज करना होता है तो वो कैसे करती है, किस तरीके से? सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए एक नोटिस निकालती है। कहां? एक न्यूज़पेपर में। सीजी इंक्रीज लिमिट बाय, इस नोटिस को कहते हैं नोटिफिकेशन। ये जिस न्यूज़पेपर में निकलता है उसे कहते हैं ऑफिशियल गैजेट। नाम सुना हुआ है? तो सीजी कभी भी कैसे इंक्रीज करती है? नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। हाँ, 3 लाइन बोली थी, 3 लाइन खत्म।
तो सीजी क्या करती है जी, नोटिफिकेशन लाती है। कहां पर नोटिफिकेशन लाती है? ऑफिशियल गैजेट में। कोई दिक्कत कि ना कोई हाथ है ना नाता है। चलिए, अब सवाल उठा, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ये ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? अच्छा, किस किस ने देखा हुआ है ऑफिशियल गैजेट, पहले मुझे बताइएगा। ऑफिशियल गैजेट कैसे कैसे, किस किस ने देखा हुआ है? कई कह रहे हैं हमने देखा हुआ है, हमने देखा हुआ है। अच्छा, जिन्होंने भी देखा हुआ है बहुत अच्छी बात है। लो जी, ऑफिशियल गैजेट। देखो जी, ये होता है ऑफिशियल गैजेट। ये देखा है कभी ऐसा अखबार? इस प्रकार का अखबार कभी देखा हो? द गैजेट ऑफ इंडिया। लो जी, ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू काम करती है। जैसे ही अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब, कंपनी लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? चलिए एक सवाल मेरा बताइए सोच समझ के। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब कंपनी लॉ में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मिनिस्ट्रीज के थ्रू काम करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसकी वेबसाइट पे हम कल गए थे ना पिछली क्लास में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे। तो मतलब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे मोदी सरकार नहीं है कि मोदी जी, मिनिस्ट्री, मोदी जी की मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो गैजेट ऑफ इंडिया, तो ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, अब इसे भी कहा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से नोटिफिकेशन निकालती है, इस तरीके से ऑफिशियल, इसे कहते हैं ऑफिशियल गैजेट। दिस इज कॉल्ड ऑफिशियल गैजेट। समझ आया? तो इस गैजेट में जब भी कोई नोटिस निकाला जाता है तो उस नोटिस को कहते हैं नोटिफिकेशन। क्लियर? एक तो तुम हां नहीं बोल रहे। चलो जी, आ जाइएगा वापस। सिमिलरली टर्नओवर, अब टर्नओवर पे भी सेम कॉन्सेप्ट। द turnover of which as per the profit and loss account of the immediate preceding financial year does not exceed 40 करोड़। जिसके टर्नओवर 40 करोड़ है आज की डेट में, बट इंक्रीज कर करके कितने तक हो सकती है? 100 करोड़ तक ले जाई जा सकती है। बट आज की डेट में अगर कोई पूछे तो कितनी है? 40 करोड़। हटा दूं? आइएगा, चलिए बॉक्स शुरू कीजिएगा। बॉक्स, यहां पर एक चीज आई, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? इक्विटी या प्रेफरेंस या दोनों? द पेड अप कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 4 करोड़। तो पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है? इक्विटी या प्रेफरेंस या दोनों? दोनों, बिल्कुल सही कहा। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलकर बनता है पेड अप कैपिटल। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, उनका जवाब देंगे आप लोग। कंपनी का नाम है AB लिमिटेड, टर्नओवर है 35 करोड़, पेड अप कैपिटल है 3.50 करोड़। आपको बताना है क्या ये स्मॉल कंपनी है?
येस और नो? क्या ये स्मॉल कंपनी है? सब लग गए ढपलियां बजाने, कोई नहीं देख रहा कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कोई भी नहीं देख रहा। तो स्मॉल कंपनी है, हो ही नहीं सकती क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। नालायको बोलो ना, हाँ। नॉट अ स्मॉल कंपनी सिंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड, एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड टर्नओवर है 35 करोड़, पेड अप कैपिटल है 5 करोड़। बताइए स्मॉल कंपनी है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि पेड अप कैपिटल 5 करोड़ है, 4 करोड़ से ज्यादा है। वो कह रहा क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइवेट है। अरे करीना क्या कर रहे हो? समझ आया? प्राइवेट लिमिटेड तो अच्छी बात है ना। नॉट अ स्मॉल कंपनी as paid up capital is more than rupees 4 करोड़। ठीक हो गई थी बात? डब्बा बंद कर दो। लड़का होता तो नालायक बोलते, अतः कन्याओं को नालायक थोड़ा ना बोला जाता है, वो पापा की परियां होती हैं। तुमने अपने बारे में सुना है कि लड़के पापा के परे हैं? नहीं, ये माता के चमगादड़ होते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब लिखिएगा एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस बॉक्स के बाहर, बॉक्स के बाहर। दिस सेक्शन shall not apply to। जी, पहला होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। नोट नंबर 1। सेकंड, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। नोट नंबर 2। थर्ड, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट governed by any special act note number 3।
बॉक्स का क्या मतलब है बेटा? बॉक्स का मतलब है एनालिसिस। मैंने पहली दूसरी क्लास में समझाया है, ये केवल एनालिसिस है, ये पेपर में लिखने के लिए नहीं बट लॉ में लिखी गई वर्डिंग्स को समझने के लिए है। जैसे अब बॉक्स में हमने समझा, जो आपने एग्जाम्पल किए, तो आपको समझ आई ना लॉ में लिखी गई बात, पेड अप कैपिटल का मतलब ये होता है, फिर दोनों कंडीशन चेक करनी होती है, तो ये समझाने के लिए है। पेपर में वो लिखना है जो बॉक्स के बाहर है। बॉक्स इस लायक आपको बना देगा कि किसी भी लेवल की केस स्टडी हो तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, आइएगा जी, एनालिसिस बॉक्स पर शुरू कीजिएगा भाई। हेडिंग लिख दो अभी भी, एनालिसिस बॉक्स। लो जी, नोट नंबर 1, एच प्राइवेट लिमिटेड, टर्नओवर 40 करोड़, पेड अप कैपिटल, पीयूसी मतलब पेड अप कैपिटल, पूरा लिखना प्लीज, 3 करोड़। अब हुआ क्या, ये एच प्राइवेट लिमिटेड बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, बड़ी अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अब इसे ये डर था कि भैया आज की डेट में हमें एग्जम्पशन मिलती है स्मॉल कंपनी की, क्योंकि हम एक स्मॉल कंपनी है, बट जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये एग्जम्पशन कहीं छूट ना जाए। जैसे ही हमारी पेडअप कैपिटल 4 करोड़ को एक्सीड करेगी या हमारी टर्नओवर 40 करोड़ को एक्सीड करेगी तो भैया हम स्मॉल कंपनी नहीं रह पाएंगे, हम स्मॉल कंपनी नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने एक ट्रिक खेली थी। वो ट्रिक क्या थी कि इन्होंने ना लास्ट ईयर ही अपनी एक सब्सिडरी कंपनी खोल ली, सब्सिडरी ऑफ एच प्राइवेट लिमिटेड, और अब काफी टर्नओवर अपनी वहां पे भेज दी, 30 करोड़, और पेड अप कैपिटल वहां पे कर दी 3 करोड़। क्या मैं कह सकता हूं ये गलत है? एग्जम्पशन लेने के लिए आपने एक कंपनी पे लिमिट लगा के दूसरी कंपनी खोल दी। ऐसे ही जब एस प्राइवेट लिमिटेड में टर्नओवर बढ़ने लगेगी तो फिर आप एक और कंपनी खोल दोगे, ऐसे खोलते जाओगे खोलते जाओगे खोलते जाओगे। एक एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आप अलग अलग कंपनियां खोली जा रहे हो खोली जा रहे हो खोली जा रहे हो, लॉ कहता है ये गलत है। इसलिए अगर आज के बाद आप किसी भी कंपनी की होल्डिंग है या फिर सब्सिडरी हैं तो हम आपको स्मॉल कंपनी कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अगर आप होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी हैं तो आप स्मॉल कंपनी कभी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? मैं कह सकता हूं बोथ एच प्राइवेट लिमिटेड एंड एस प्राइवेट लिमिटेड are not small company. As they are holding subsidiary. लो जी, क्योंकि वो होल्डिंग सब्सिडरी है आपस में। बताओ जी, नहीं कल नहीं होगी क्लास, अभी वेडनेसडे होगी, फ्राइडे होगी, ऐसे ही चलेगी। अभी अगले मंडे से रेगुलर हो जाएगी। हटा दूं?
अगर होल्डिंग और सब्सिडरी को मिलाकर भी लिमिट एक्सीड नहीं हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, बस स्मॉल कंपनी नहीं हो, हमें फिर जोड़ बोड़ के नहीं देखना कुछ। लॉ ने एक कानून बना दिया, बस अब सब जगह इफेक्टिव है। चले, फिर उसने कहा कि दिस सेक्शन, यानी कि स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा किन पर, वो कंपनियों पर जो कि सेक्शन 8 में है। सेक्शन 8 कंपनियां कौन सी होती हैं? बॉक्स के अंदर ये भाई नोट नंबर 2, सेक्शन 8 कंपनियां कौन सी होती हैं? चैरिटेबल पर्पज से बनती है। सेक्शन 8 कंपनीज यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट कंपनीज, इन कंपनीज को बहुत सारी एग्जम्पशंस मिलती हैं। हां जी, बहुत सारी एग्जम्पशन मिलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, प्लस एग्जम्पशंस गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, कैसे कैसे एग्जम्पशन मिलती हैं? कोई एग्जम्पशंस, एक तो इन्हें फ्री लैंड मिलती है, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, इनको इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री मिलती है सरकारों की तरफ से, इन्हें फ्री वाटर मिलता है, सॉरी फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर। लो जी, ये सारी एग्जम्पशन ये ऑलरेडी क्लेम कर रही हैं। लॉ कहता है क्योंकि इनके लिए एग्जम्पशन अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अलग से डोनेशन देती है, इसके अलावा कई और जगह से इन्हें ग्रांट्स भी आती हैं। तो अब क्या जान लेनी है क्या? तो इसलिए इनको क्योंकि ऑलरेडी एग्जम्पशन मिल रखी है, तो इसलिए इन्हें यहां पर कंपनी लॉ में ये वाली एग्जम्पशन अब नहीं मिलेगी। ये कंपनी लॉ की एग्जम्पशन अब इन्हें नहीं मिलेगी। लिख लीजिएगा, सिंस दे आर ऑलरेडी availing lots of exemptions, thus no additional exemption of small company shall be allowed. लो जी, क्या मुझे डन का मैसेज मिल जाएगा? ठीक है सर, 3:10 हो गए। अच्छा जी, वाह वाह। अच्छा, ओ शेयर मार्केट के लिए बस बस आखिरी पॉइंट, रुक जाओ। अब सवाल उठा नोट नंबर 3, क्या टेम्पल्स इसके अंदर आते हैं? टेम्पल्स अगर कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हैं तो इसके अंदर आएंगे। वैसे हमारे यहां पर टेम्पल रजिस्टर्ड नहीं होते सेक्शन 8 कंपनी में, वो ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन ट्रस्ट, शिरडी बाबा ट्रस्ट, ठीक है ना। चले, तीसरा है कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट। वो कंपनियां हैं या बॉडी कॉर्पोरेट जिन्हें एक स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है। इस्कॉन भी ट्रस्ट है जहां तक मैं जानता हूं। हाँ जी, कोई एग्जांपल देंगे? कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट, LIC अंडर LIC एक्ट 1956, इसका एग्जांपल वहीं लिख लीजिएगा। कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी
एनी स्पेशल एक्ट, वो उसमें कह रहे हैं आईसीआई, आईसीआई इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, उसे बॉडी कॉर्पोरेट मत कहिए, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट वाले फीचर्स, दे कैन इशू द कैपिटल एंड ऑल, तो आईसीआई कैपिटल इशू नहीं करती ना, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, स्पेशल एक्ट के द्वारा बना है बट कंपनी के फीचर नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आते हैं बट विद द कंपनीज फीचर, जो कंपनी की तरह शेयर कैपिटल रेज करते हैं, ये सारे फीचर है। हाँ, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाली। चलिए, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में पढ़ेंगे, अभी है नहीं, अभी वो डेफिनेशन है नहीं। तो वो जो स्टाइल मारा है एक हिमांशु ने यूनिट ट्रस्ट के अंदर आने वाली, घबराओ मत, वो रेलेवेंट नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। लिख लिया, लिख लिया। अरे एक तो कोई हां नहीं बोलता यार, यहां दर्द होता है कि हां नहीं आता। एसबीआई भी बिल्कुल ठीक, बॉडी कॉर्पोरेट है। नोट नंबर 3, बॉक्स कंटिन्यू रखना है इसमें भी। लिखो जी, एग्जम्पशंस to these companies are prescribed in the act governing them. For example, exemptions to LIC are prescribed under LIC Act 1956। लिखो इसे। लिख लिया? नहीं हिमांशु, वो तो गवर्नमेंट कंपनियों में होता है ना। चलिए, लॉ कहता है हम इन्हें स्मॉल कंपनी इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि स्मॉल कंपनी में हमारा पर्पस है एग्जम्पशन देना, और इनको ऑलरेडी एग्जम्पशन मिलती है जिस एक्ट के अंदर ये बनाई जाती हैं वहां पर, तो इसलिए इन्हें स्मॉल कंपनी की एक्स्ट्रा एग्जम्पशन नहीं मिलेंगी, इसलिए ये स्मॉल कंपनी नहीं है। अब पूरी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन 10 सेकंड के अंदर गो थ्रू करके मुझे डन का मैसेज दो कि समझ आई कि नहीं। दस सेकेंड है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्लियर? चले, लास्ट वाला एक और बार सुनो जी। लास्ट वाला कहता है कि अगर कोई भी कंपनी किसी स्पेशल एक्ट में बनी है तो स्मॉल कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब जिस एक्ट में ये बनती है ना, उस एक्ट के अंदर इन्हें ऑलरेडी बहुत सारी एग्जम्पशन दे दी जाती हैं, तो इसलिए इसे अलग से हम एग्जम्पशन देने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है, तो इसलिए ये स्मॉल कंपनी में नहीं आती। समझ आ गया जी संजना? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अब हम आते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के ऊपर। उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंतर्गत मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में कि आप moneybhai.com पर अपना एक डीमैट अकाउंट खोल के आएंगे। जो पिछली क्लास में नहीं थे उनको मैं फिर बता दूं कि मनी भाई पे जो अकाउंट खोलना है, इसके कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं, ये केवल एक गेमिंग अकाउंट है, और इस गेम के अकाउंट से आपको केवल गेम के खेलने के लिए आपको वहां पर ये वेबसाइट ही पैसे देती है, और आपका 1 रुपया घर से नहीं जाएगा, केवल नॉलेज आएगी, वो अलग बात है। तो मनी कंट्रोल, मनी भाई की वेबसाइट पे आप जाएंगे, मनी कंट्रोल और मनी भाई दोनों लिख देंगे। ये मैंने स्क्रीन के ऊपर जैसे ये लिखा हुआ है, ये रहा मनी कंट्रोल मनी भाई। यहां पे गए,
लो जी, तो ये मैं आ गया हूँ अपने पोर्टफोलियो में। ये मेरा पोर्टफोलियो होगा जो मैंने पिछले बैच में खोला था। अच्छा, लॉगिन करने को कह रहा है, ओए होए, लॉगिन 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 लॉगिन। अब तो मुझे पता भी नहीं है कौन सा होगा। चलो मैं OTP यूज़ कर लूँगा। अच्छा, मेरा मोबाइल नंबर 1234589141। ठीक है जी। अब वो कह रहा है OTP यूज़ कर लो। चल यार, OTP यूज़ करवा ले। ये लो जी, OTP आएगा, OTP आएगा। वाह 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 वाह। OTP OTP OTP। यार मजे ले रहे हैं, आ नहीं रहा अभी तक OTP। मनी कंट्रोल वालों, क्या मजे ले रहे हो तुम? भाई कोई OTP नहीं आया। दोबारा करके देखूं? लॉगिन विद गूगल कर देते हैं। लो जी, यही चक्का घूम ही जाएगा, आगे नहीं जा रहा। तो मतलब आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है क्या? तो इनकी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है क्या? बांग्लादेश में मिलिट्री रूल अप्लाई हो गया है। PM ने रिजाइन कर दिया। वो नॉट अ गुड न्यूज फॉर इंडिया, बाय गॉड। क्योंकि वहां की PM जो थी वो इंडिया की सपोर्टर थी। और बाकी जो पार्टियां हैं वो तो इंडिया की दुश्मन है पूरी तरह से यार। रिजाइन नहीं करना चाहिए था उसे। नॉट अ गुड न्यूज फॉर इंडिया। अरे क्या कर रहा है, क्यों मजे ले रहा है भाई? आप लोगों का भी अकाउंट आगे नहीं बढ़ा क्या? ये कितना ऑथेंटिकेट करेगा बे? या तो मुझे लग रहा है इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि अभी मार्केट आर्ट्स चल। लो भाई, ये लो। पहले मैं अपना पोर्टफोलियो देख लूं। पिछले बैच में 6 महीने पहले देखा था। ये देखो, इसमें ना ये बता रहे हैं कि ये इतने लीडर चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्ट। क्या लिखा हुआ है? ट्रांजैक्ट। ये वेबसाइट एक खराब कर दी इन्होंने यार, ये हरकतें कर करके ना। ये देखो, ये ट्रांजैक्ट लिखा हुआ है। ट्रांजैक्ट के अंदर जाके आपने क्या करना है, क्योंकि आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे शेयर के ऊपर। ये ट्रांजैक्ट के अंदर गए और आपने शेयर्स के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आप शेयर खरीदना चाहते हैं। वेबसाइट का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने 4 महीने में। हे भगवान, भाई मेरे यहां ही प्रॉब्लम चल रही है या आपके यहां भी ऐसा ही हो रहा है?
लोड नहीं ले पा रही, हाँ सही कह रहे हो। चलो देखते हैं। ये मुझे लग रहा है मार्केट आरंभ में स्लो चल रही होगी। आप क्लास के बाद 3:30 बजे के बाद करके देखिएगा तो हो जाएगा। स्यापा, सेम प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने वेबसाइट पे चेंज। रुक जाओ, आ गया, अब शायद ओपन हो जाए। बेड़ा गर्क इनका, नालायकों का। दोबारा ट्राई करते हैं जी, एक डेफिनेशन करने के बाद दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छा खासा चला करता था, पिछले बैच में भी सारा बच्चों को सिखाया था। ये क्या कर दिया इन्होंने वेबसाइट पे, समझ ही नहीं आया। सुबह भी ट्राई किया था। चलो मैं ऑल्टरनेट वेबसाइट देता हूं, क्योंकि ऐसी 3-4 वेबसाइट हैं जहां पे ये गेमिंग होती है। एक ऑल्टरनेट वेबसाइट ढूंढता हूं मैं। एक मेरे पास एक कंपनी का भी ऑफर आया था अभी। वो कह रहे थे कि आप अपने बच्चों के लिए एक गेम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं शेयर मार्केट पे, हम आपको प्ले करने के लिए, उनको प्ले करने के लिए सारी सुविधा देंगे। तो मैं उनसे भी बात करता हूं, अगर, क्योंकि मैं अगर ये वेबसाइट नहीं चल रही तो कोई दिक्कत नहीं, हम अगली क्लास तक दोबारा ट्राई करते हैं। अगर नहीं चल रही तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं उनसे एक सॉफ्टवेयर बना दूंगा जहां पर आप अमित पोपली के उस पे एंड्रॉइड पे चले जाएंगे और वहां पे जाके वेबसाइट खेल पाएंगे, वेबसाइट मतलब स्टॉक मार्केट में खेल पाएंगे। ठीक है, हाँ फ्री में भाई, फ्री में। तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगने देना। तुम्हारा 1 रुपया लगने दिया तो फिर पोपली के ऊपर बेकार है पोपली फिर तो। हाँ जी, शुरू करूं? अगली डेफिनेशन है मेरी, नाम है जिसका गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 2 ब्रैकेट में 45 या क्लॉज 45, सेक्शन 2 क्लॉज 45। शुरू करूं? ये टेक्निकल डेफिनेशन है, बड़ा दिमाग लगा के बैठना। सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो फाउंडेशन में पढ़ी हुई है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अभी देखेंगे। मीन्स एनी कंपनी वेयर not less than 51% of paid up share capital is held by, not less than 51% of the paid up share capital is held by, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट,
और दूसरा एनी स्टेट गवर्नमेंट और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स और तीसरा पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। It also includes a company which is subsidiary of such a government company, which is subsidiary of such a government company. Explanation. For the purpose of this clause, paid up share capital shall be construed। वर्ड सुना कॉन्स्टिट्यूड, कॉन्स्टिट्यूट मतलब कंसीडर्ड, जिन्हें लिखना हो लिख लेना, मगर पेपर में यही लिखना वर्ड कॉन्स्टिट्यूड, एज टोटल वोटिंग पावर where shares with differential voting rights have been issued। लो जी लिख लिया। लिखो लिखो लिखो, बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए दिमाग की बत्ती जला लेना पूरी की पूरी। हो गया, चलिए शुरू कीजिएगा डब्बा। डेफिनेशन पे आइएगा। तो डेफिनेशन में दोनों तरीके के वर्ड यूज हुए हैं, मीन्स, इंक्लूड्स। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट कंपनी के दो रूट हैं, गवर्नमेंट कंपनी बनने के दो रूट हैं। पहला तो ये वाला रूट है और दूसरा एक और रूट है, इंक्लूड, आल्सो इंक्लूड अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट कंपनी दो तरीके से बना जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1, 51% किसके पास हो?
विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। यह है पहला तरीका। और दूसरा तरीका एक और है, वो बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है अगर आप सब्सिडरी हैं किसकी? ऑफ एनी गवर्नमेंट कंपनी। अगर आप सब्सिडरी हैं किसी गवर्नमेंट कंपनी की तो भी आप गवर्नमेंट कंपनी बन सकते हैं। तो दो रूट है। अच्छा, अब सोच समझ के बताइएगा, सब्सिडरी बनने के लिए कितने % की होल्डिंग करनी होती है? यानी कि अगर आप किसी को अपनी सब्सिडरी बनाना चाहते हैं तो आपको 50% शेयर्स होल्ड करने पड़ेंगे या मोर देन 50%? बताओ फटाफट। मैंने अभी बताया नहीं है होल्डिंग सब्सिडरी कब बनती है, मगर मैं आपके ज्ञान को यूज करना चाहता हूं। 50% एग्जैक्ट 50% या 50% से ज्यादा? आंसर इज मोर देन 50%, मतलब मोर देन 50% वोटिंग पावर हेल्ड बाय एनी गवर्नमेंट कंपनी। इसका मतलब है, लो जी, क्या इसका मतलब यही है कि सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी का मतलब मोर देन 50% इज हेल्ड बाय एनी गवर्नमेंट कंपनी? कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि वर्ड लिखा है सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। चलिए, अब आपको बताना है डिसाइड इफ फॉलोइंग कंपनीज आर गवर्नमेंट कंपनी। बताओ जी, क्या ये कंपनियां गवर्नमेंट कंपनियां हैं? केस नंबर 1, बात करता हूं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की। होल्डिंग किसके द्वारा कितनी है? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट और पब्लिक। परसेंटेज होल्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है 40%, हरियाणा गवर्नमेंट 10%, यूपी गवर्नमेंट 15%, पब्लिक के पास 35% है। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? आपने कहा जी यस इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। क्यों? क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, 51% जो है सेंटर स्टेट और सेंट्रल प्लस स्टेट के पास है। अच्छा, मेरा छोटा सा सवाल एक और है, क्या मैं इसे कहूं गवर्नमेंट कंपनी है बस इतना कह दूं, या मैं इसे कहूं ये गवर्नमेंट कंपनी भी है प्लस पब्लिक लिमिटेड भी है? सी, ये केवल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और डी, अगर कोई इसका CIN नंबर देखे और CIN नंबर देख के मुझे बता सकता है कि इसका CIN नंबर का पहला डिजिट L है या U है? BHEL का फटाफट गूगल पे डालो CIN नंबर ऑफ BHEL। CIN नंबर ऑफ BHEL। क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के शेयर्स मार्केट में बिकते हैं? हां या ना? हां, बिकते हैं। तो यानी कि पहला डिजिट क्या होना चाहिए? L। तो पहला डिजिट L, तो यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि एक गवर्नमेंट कंपनी है प्लस पब्लिक कंपनी है?
प्लस लिस्टेड कंपनी है। विच ऑप्शन इज मोर करेक्ट? विच ऑप्शन इज मोर करेक्ट? डी। तो यानी कि गवर्नमेंट भी है, पब्लिक भी है, लिस्टेड भी है, तीनों हैं, ये ध्यान रखना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक हो गई बात? ठीक है। अगर डी ऑप्शन ना होता, अरे वो तो मैंने ही क्वेश्चन बनाया चैतन्य यार, मैंने ही बनाया, और ना होता तो अगला करेक्ट बी फॉर बॉम्बे। और क्या? अगला क्वेश्चन, इसे पिछले वाले को मैं नाम देता हूं एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। इसे मैंने नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। सपोज BHEL hold 50.01% of equity capital in B Limited. Decide if B Limited is also a government कंपनी। क्वेश्चन लिखो जी। शिवांग कहते हैं, एक बार दोबारा बताओ तो शिवांग, जरा पिछले केस में वो जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि मोर देन 51% सेंटर प्लस स्टेट वगैरह के पास मिला के है। शिवांग यस बोलते जाना। पब्लिक लिमिटेड भी है, क्योंकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और तीसरा लिस्टेड कंपनी भी है, क्योंकि शेयर्स मार्केट में बिकते हैं, BHEL के शेयर्स मार्केट में बिकते हैं, तो लिस्टेड भी है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी है, पब्लिक भी है, लिस्टेड भी है। बस। चलिए अब मुझे बताइए, क्या बी लिमिटेड इस एग्जांपल के अंदर, क्या बी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है? क्या बी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है? हां या ना? हां या ना? नो। ओ अच्छा, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ फटाफट। क्या मैं कह सकता हूं बी लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी है? किसकी सब्सिडरी है? ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी का नाम बताओ। BHEL। तो बी लिमिटेड सब्सिडरी है किसी गवर्नमेंट कंपनी की। मैंने अभी बताया एक और रूट होता है गवर्नमेंट कंपनी बनने का। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप सब्सिडरी हो किसी गवर्नमेंट कंपनी के। तो बताइए 10। क्या मैं कह सकता हूं कि बी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी? हां या ना? नॉट लेस देन 51। अरे असीम क्या कर रहे हो? देखो ना, 2 रूट हैं, या तो ये या फिर ये। तो इस रूट में आ रहा है ना कि आप सब्सिडरी हैं, क्योंकि सब्सिडरी बनने के लिए 51 नहीं, मोर देन 50 चाहिए। तो 50.01 भी मोर देन 50 है। तो आप सब्सिडरी हैं किसी गवर्नमेंट कंपनी की, तो आप गवर्नमेंट कंपनी है। समझ आया? भाई बोलो ना हाँ। हाँ चैतन्य बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3।
decide if A Limited is equal to government company holding by central government, UP government, MP government, LIC, others, 10%, 20%, 10%, 50%, 10%. Government hold 80% in LIC. बहुत मुश्किल सवाल बनाया मैंने, बहुत ही मुश्किल, जो धज्जियां उड़ा सकता है। अब आपको बताना है क्या यहां गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, ए लिमिटेड, यस और नो। क्या मैं कह सकता हूं कि ये LIC की सब्सिडरी है? सोच समझ के बताओ, क्या ये LIC की सब्सिडरी है? यस कैसे हो गया अमित यार, क्या कर रहा है? 50% पे सब्सिडरी थोड़े ना होती है, 50% से ऊपर पे होती है। क्या ये LIC की सब्सिडरी है? नहीं है। ओ अब क्योंकि यहां 50% है एग्जैक्ट। अब देखते हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी बनने का दूसरा रूट तो खराब हो रहा है, पहला रूट देखते हैं। सेंटर प्लस स्टेट का मिला के होल्डिंग देखते हैं, 10, 20, 30 और 10, 40% है। तो सर LIC की भी तो कंसिडर की जाएगी ना, केवल सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनके किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं लिखा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलोंग विद देयर इंस्टीट्यूशन होता तो मैं LIC को कंसीडर कर देता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। मुझे केवल गवर्नमेंट की होल्डिंग देखनी है, केवल सरकार की होल्डिंग, मुझे उनके इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग्स नहीं देखनी है। बात समझ आई करीना? तो मुझे केवल सेंटर प्लस स्टेट की सेंटर प्लस स्टेट की होल्डिंग बताइए, मुझे उनके किसी इंस्टीट्यूट की होल्डिंग मत बताइए। तो इसका मतलब बताइए, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी सिंस पहला गवर्नमेंट होल्डिंग 40% है, दूसरा नॉट अ सब्सिडरी ऑफ LIC, ये LIC की सब्सिडरी भी नहीं है। अगर LIC का 51% होता तो कहानी बदल जाती, हटा दूं? चलिए, अब मैं आता हूं सबसे मुश्किल पॉइंट पर। अभी तक आपने कितना कर लिया है जानते हो? आपने गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन यहां तक कर ली है, आल्सो तक, गवर्नमेंट कंपनी तक कर ली है। पढ़ना शुरू करो।
means any company where not less than 51% of the paid up share capital is held by center government, any state government or different state government, partly by the central and partly by the state government. It also include a company which is subsidiary of such a government company. यहां तक आप कर चुके हो. अब आते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर. एक्सप्लेनेशन क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा. कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज 45 के लिए पेड अप शेयर कैपिटल को मैं टोटल वोटिंग पावर मानूंगा अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसने डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू किए होंगे. तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसने डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू किए होंगे तो वहां पर टोटल ये जो पेड अप शेयर कैपिटल है इसको मैं क्या मानूंगा, टोटल वोटिंग पावर. अच्छा, क्या मतलब है इसका देखते हैं. आप जानते हैं कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि अलग अलग तरीके की इक्विटी शेयर्स इशू करती है. फाउंडेशन लेवल पे शेयर्स नाम के चैप्टर में ये टॉपिक था, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. दो तरीके के हो सकते हैं. एक होते हैं विद नॉर्मल वोटिंग राइट और एक होते हैं विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट. तो एक नॉर्मल भी हो सकते हैं और एक डिफरेंशियल भी हो सकते हैं. ठीक है. नॉर्मल वोटिंग राइट का मतलब होता है, पहले सुन लेना, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट. और डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब होता है नॉर्मल से अलग. तो कुछ भी जो नॉर्मल से अलग है वो डिफरेंशियल है. मतलब 1 शेयर इज इक्वल टू 2 वोट, 50 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, 1000 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, 7 शेयर्स इज इक्वल टू 2 वोट. कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी. समझ आया? लिखो यहां तक, कुछ भी पॉसिबल है. ये सेक्शन आगे चल के करेंगे हम, हमारे सिलेबस में है. आज तो मैं केवल इसकी भूमिका बांध रहा हूं बस, डिफरेंशियल वोटिंग पावर की. आगे चल के तो बहुत डिटेल में आएगा ये. हो गया? चलिए अब सुनिएगा, बड़े ध्यान से क्वेश्चन सुनना अब आपने. पहले कहता है जी डिस्कस वेदर A Limited is a government company. पहला, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स हैं 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 इज इक्वल टू ₹1 करोड़. डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 इज इक्वल टू ₹1 करोड़.
अदर डिटेल्स हैं डिफरेंशियल शेयर्स are having one vote for 1000 shares. Holding by central government in A Limited कितनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मल शेयर्स होल्ड करती है 1,00,000 शेयर्स, और डिफरेंशियल होल्ड करती है 100% शेयर्स, सारे के सारे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? ये सवाल अगर आ गया ना पेपर में, तोते उड़ा देगा बच्चों के, इंटर वालों के। बताओ जी, गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? सोचो 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 सोचो। हिमांशु जिंदल कहते हैं नहीं, हर्षित अग्रवाल कहते हैं नहीं, और बच्चे फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चैतन्य कहती हैं नहीं। अमित बनवाल कहते हैं एक्सप्लेनेशन फिर से समझा दीजिए। बस फिर से समझाने वाला हूं, डोंट वरी। जितना पढ़ पा रहे हो एक्सप्लेनेशन को उतना पढ़ के दिमाग लगाओ, नहीं तो मैं तो दोबारा करवा ही रहा हूं। एक्सप्लेनेशन फिर से मैं बोल देता हूं क्या लिखा है। कहता है अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसने डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू किए हुए हैं, तो ये जो डेफिनेशन में 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल लिखा है, हम पेड अप कैपिटल की जगह टोटल वोटिंग पावर को देखेंगे। समझ आ गया अमित बनवाल? ये लिखा है। अब इसका इंटरप्रिटेशन निकालो, क्या मतलब है। शुरू करूं? चलिए जी, अब मैं शुरू कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स, number of votes, votes held by central government, पहला नॉर्मल, 10 लाख शेयर्स हैं। नॉर्मल का मतलब होता है हर शेयर पे 1 वोट, तो मतलब 10 लाख वोट हो गए। दूसरा डिफरेंशियल, ये भी 10 लाख है, मगर यहां 1000 शेयर पर 1 वोट मिलता है, तो यानी कि टोटल वोट कितने हो गए? 1000 वोट। यहां तक बताइए कोई भी दिक्कत? तो टोटल वोट हो गए 10,01,000। ये नंबर ऑफ वोट्स टोटल हो गए कंपनी के। कोई दिक्कत? मैंने अभी गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया कुछ भी कि गवर्नमेंट कितना होल्ड करती है। मैंने केवल कंपनी के डेटा को आपके सामने वोट्स में कन्वर्ट किया है, क्योंकि लिखा हुआ है 1000 शेयर पे 1 वोट डिफरेंशियल में।
करीना दोबारा समझना, मैंने केवल जो डेटा था उसे यहां पे लिख दिया। नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है और लिखा हुआ है डिफरेंशियल के 1000 पे 1 वोट मिलता है। तो जब 1000 पे 1 वोट मिलता है, 1 वोट इज इक्वल टू 1000 शेयर्स, तो फिर मतलब 10 लाख शेयर्स का मतलब कितने हो गए? 1000 वोट हो गए ना भाई। मैंने कुछ भी नहीं किया, कसम से कह रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो डेटा दिया हुआ है उसे बस थोड़ा सा टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। गवर्नमेंट के पास ऐसी तैसी कराए, गवर्नमेंट के पास अभी हमने डिस्कशन ही शुरू नहीं की। शुरू करूं? अरे बोलो ना। हाँ, अब मैं आ रहा हूं मेन चीज पर। मुझे बताओ गवर्नमेंट के पास कितने वोट्स हैं? वोट्स, मैं वोट्स क्यों कह रहा हूं? सर शेयर्स कह देते, पेड अप कैपिटल कह देते। मैं वोट्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि अगर कंपनी ने डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू किए तो पेड अप शेयर कैपिटल मत देखना, आप उसकी जगह क्या देखना? वोटिंग पावर देखना। तो इसलिए मैं वोट्स कह रहा हूं बार बार, क्योंकि कंपनी ने डिफरेंशियल शेयर्स इशू किए हैं। तो इसलिए मैं पेड अप शेयर कैपिटल की बात ना करके वोट्स की बात कर रहा हूं। तो मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नॉर्मल कितने वोट्स हैं? नॉर्मल कितने शेयर हैं? 1 लाख शेयर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 1 लाख शेयर का मतलब है कितने वोट्स हैं? 1 लाख वोट्स हैं, क्योंकि मैं तो वोट्स की बात कर रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1 लाख शेयर है, मतलब 1 लाख वोट है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिफरेंशियल कितने हैं? सारे ही उसके पास हैं। तो इसका मतलब 1000 वोट्स ये हो गए, ये 100% वोट इसी के हैं। तो टोटल हो गए 1,01,000 आउट ऑफ 10,01,000। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की 51% की होल्डिंग है या नहीं है? बताइए, नहीं है। तो इसका मतलब 10 नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी सिंस होल्डिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज, कितनी बन रही है? 10% बन रही होगी कुछ, 10 पॉइंट कितनी, 10.89% ओनली। लो जी, बताओ जी कोई भी दिक्कत कॉन्सेप्ट के अंदर यहां तक? अच्छा 10.08 है, लो जी 10.01 कर देते हैं। 10.01, 10.01%। ठीक है, चलो जी अब मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर जो वेडनेसडे को होगी। वहां पर हम एक और टेक्निकल डेफिनेशन करेंगे जिसका नाम है होल्डिंग सब्सिडरी। सवाल उठा सर ये भी फाउंडेशन लेवल पे पड़ी हुई है। मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, अब आप और गहराई में जाएंगे। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन भी फाउंडेशन में पड़ी थी, मगर क्या इतनी गहराई में पड़ी थी? नहीं पड़ी थी, अब पढ़नी पड़ रही है क्योंकि ये इंटर है। ऐसे ही होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन अब हम और समुद्र की गहराइयों में जाएंगे, जितना फाउंडेशन में पढ़े थे उससे भी ऊपर। अच्छा वो वेबसाइट चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं भाई, उस वेबसाइट को। आजा भाई आजा, बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं यार, ऐसे मत ठुकरा उन्हें। आजा। अच्छा ये पॉसिबल है कि शायद आपके घर पे फोन आए कोई कि भाई ये जो पोपली सर के आप गाने सुन रहे हैं क्लास में, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस देनी है। तो ध्यान रखना कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है मेरी तरफ से। ठीक है, तो जितने भी आप गाने सुन रहे हैं सब मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इसके पैसे नहीं देने हैं आपको। ऐसी तैसी करा मनी भाई क्या कर रहा है? न्यू टू द मनी कंट्रोल नहीं हूं यार, मनी कंट्रोल पे न्यू अकाउंट खोल खोल के थका पड़ा हूं। ये लिखा भी हुआ है साइन अप कर लो, साइन मतलब अमित पोपली भी आ रहा है। वेबसाइट नहीं चल रही, मुझे वेबसाइट में ही प्रॉब्लम लग रही है।
न्यूज क्यों नहीं डालते आप? आज आएगा ना कॉर्पोरेट न्यूज, आज या कल आएगा, ठीक है। एक काम करो, मैं अगली क्लास में जरा देख के आता हूं क्या प्रॉब्लम आ रही है इस वेबसाइट के अंदर। मुझे लग रहा है ये दोबारा से मुझसे साइन अप करने को कहेगा शायद, कि दोबारा से साइन अप करवाओ। तो एक बार मैं देख लेता हूं, यहां से साइन अप दोबारा करके भी देख लेता हूं क्या हो रहा है। जी शिवांग, हाँ कोई और वेबसाइट भी खोल के ओपन कर, सॉरी बताता हूं मैं आपको अगली क्लास में, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। हम मिलेंगे वेडनेसडे को, बाय बाय।